वॉयलेशन नहीं किया ईरान ने, और ईरान ने कोई भी अटैक अपने से नहीं किया, उसने रिप्लाई किया है। और ईरान बता बता के ये बोल रहा था अगर आप हमारे यहाँ मारोगे तो हम भी आपको वहां मारेंगे। ये बात उन्होंने चाइना में कही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पूछा गया क्या आप ईरान के साथ खड़े होंगे, तो उनका जवाब था आप ये बात कैसे कह रहे हैं खड़े होंगे, हम खड़े हैं, हम उनके हुकूक के साथ खड़े हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो मुमताज भाई, जो हालात क्रिएट किया है इसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, ऐसी जगह पे ला के अपने आप को फंसाता जा रहा है जहां से निकल नहीं पाएगा ये, क्योंकि खतरा है इजराइल को। इजराइल की नीयत है गंदी, वो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है, जमीनें कब्जा कर रहा है वो, तो उसका जुल्म आप नहीं देख रहे हो। वो जो कर रहा है उसको आप जेनोसाइड नहीं बोल रहे हो। आपके सीआईए के एजेंट, मोसाद के एजेंट कुर्दों के साथ हथियार लेकर के ईरान के अंदर हालात खराब कर रहे थे, और जब उनको ईरान ने मारा तो आप उसको जेनोसाइड बोल रहे हो। आदमी हो, ऐसे प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी स्क्रीन फाइल की आप वीडियोस देखिए, किस तरह का हैवान और जानवर है ये, और बात करता है इंसानियत की। इसके तो मुंह से पसंद नहीं लाती हमको जब ये ह्यूमैनिटी की बात करता है। ईरान के लोग बड़े परेशान हैं, हम उनको आजादी दिलाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को कैद में रखा था तुमने, हैवानों की तरह उन पे टूट पड़ते थे, उनको तुमने काट के खाया भी उनके गोश्त को। उससे बड़ा कौन हैवान है आज की डेट में, जब ईरान तुमको दे रहा है बराबर से। तुमको यकीन नहीं था कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी, जब वो मारेगा तुम तड़पने लगे। ईरान ने तो किसी से नहीं कहा हमको मदद दे दो। कोई एक स्टेटमेंट ईरान का निकाल कोई दिखा दे कि हाँ हमारी मदद करो, हमारी मदद को आओ, किसी का नाम लेके बुलाया हो या जनरली बुलाया हो। और तुम तो मार खाने के 5वें 6वें दिन से बुला रहे हो, आ जाओ ब्रिटेन तुम आ जाओ, जर्मनी तुम आ जाओ, फ्रांस तुम आ जाओ, नाटो तुम आ जाओ, यूरोपियन नेशन तुम आ जाओ, और सब लोग मिलो, हम लोग हुरमुस खोलते हैं। सुपर पावर तुम हो, मदद दूसरे की मांग रहे हो। कल से जो है, अगर मैं उसको सही मान लूं, हालांकि मैं इन सबको गोदी मीडिया मानता हूं, लेकिन अगर 1-8% भी सही मान लूं, तो अगर मीडिया के अंदर ये चलाया जा रहा है कि ये बातचीत इसलिए नाकाम हो गई कि भाई इसराइल नहीं था, तो फिर जैड कुशनेर कौन था, विटकॉफ कौन था वहां पे? और जैड कुशनेर अचानक मीटिंग के अंदर दाखिल हुआ है बीबीसी के अंदर। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है अब्बास इराक्ची साहब की पब्लिश की है। बीबीसी का कहना यह है कि ये अब्बास इराक्ची साहब ने ऐसा बताया, पता नहीं बताया नहीं बताया। तो अब जो है अब्बास इराक्ची साहब ने अगर ये बोला है तो बाकी अफसोसनाक बात है कि मीटिंग चल रही है उपराष्ट्रपति से, अचानक बीच में आधे घंटे के बाद कोई आदमी दाखिल हो जाए। कहीं आपने देखा है ऐसे? तो अब जो है, और उसके पास मोबाइल था, मोबाइल के अंदर जो है वो जो है नेतन्याहू था। अब मेहमान को इनवाइट कर लेता हूं। काफी देर से है एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालिम, माहिर कानून, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और जिस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, चीजों को पढ़ करके एक तजिया पेश करते हैं, बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में वाजे हो जाती हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ राशिद साहब, क्या सूरत हाल है? जिस तरह की धमकी अमेरिका की तरफ से मुसलसल आ रही है, लेकिन ईरान भी यानी जैसे को तैसा, नहले पे दैला, ये जो है सिलसिला, कैसे देखते हैं इसको? राशिद साहब, क्या ऑब्जर्वेशन आज की है, क्या अपडेट्स हैं? मुमताज भाई, अभी शाम का लास्ट स्टेटमेंट है सेंटकॉम का। उसने कहा है कि हम किसी भी जहाज को हाथ नहीं लगाएंगे, सारे जहाज आने के लिए फ्री हैं, लेकिन जो ईरान के बंदरगाह से लेंगे हम उनको रोकेंगे। तो उस पर चाइना ने रिएक्शन दिया था। चाइना ने कहा था कि हमारे उनके अच्छे समझौते हैं, गलती मत करना हमारे जहाजों को छूने की, हम अपने समझौतों की इज्जत करते हैं। हम क्या सोचते हैं, अगर भारत का जहाज ईरान से जाएगा तब क्या होगा?
अगर भारत का जहाज ईरान से जाएगा तब क्या होगा? अब यहाँ पर ईरान क्या कर रहा है, वो अमेरिका क्या कर रहा है? सीज फायर की बात करता है और उकसाने का काम कर रहा है। जिस दिन वहां बैठक थी, इस्लामाबाद में बात चल रही थी, आप अपने कैरियर भेज दे रहे हो वहां पर घेराबंदी करने के लिए। वो तो इंसानियत थी ईरान की, जिसने अपनी रेंज में आने के बाद भी उनको जाने को कहा, वरना आपने तो बेशर्मी और हैवानगी का जो मिसाल दी थी, जो नेवल यहाँ से लौट के इंडिया से जा रहा था और आपने उसको टारपीडो से उड़ा दिया, 80-82 जवान मर गए और जो घायल थे उनको मरता हुआ छोड़ दिया और चले गए, तो इससे गंदी मिसाल तो हैवानियत की कोई नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले अगर ईरान उसी को देखते हुए रिपीट मोड में आके मार देता मिसाइल और आपके लोगों को वहीं पर मरता हुआ छोड़ के चला जाता, क्या कर लेते आप? क्योंकि आपके पास बोलने का अख्तियार नहीं था, आप वो कर चुके थे। ये इंसानियत थी। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है और ताज्जुब की बात आपको लगेगी, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि कोई भी जिनेवा कन्वेंशन का और यूएन चार्टर का कोई भी रूल को उसने वॉयलेशन नहीं किया ईरान ने, और ईरान ने कोई भी अटैक अपने से नहीं किया, उसने रिप्लाई किया है। और ईरान बता बता के ये बोल रहा था अगर आप हमारे यहाँ मारोगे तो हम भी आपको वहां मारेंगे। ये बात उन्होंने चाइना में कही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पूछा गया क्या आप ईरान के साथ खड़े होंगे, तो उनका जवाब था आप ये बात कैसे कह रहे हैं खड़े होंगे, हम खड़े हैं, हम उनके हुकूक के साथ खड़े हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो मुमताज भाई, जो हालात क्रिएट किया है इसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, ऐसी जगह पे ला के अपने आप को फंसाता जा रहा है जहां से निकल नहीं पाएगा ये। आप बताइए, चाइना का जहाज आएगा, आप रोक लोगे? रोकने का अंजाम जानते फिर आप क्या होगा? वो भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ला के 4 खड़ा कर देगा। लड़ पाओगे आप उससे? उसको तो अपने हथियार लाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, वो पास में ही है। टाइम तो आपको लगेगा। वो तो पाकिस्तान में अपने हथियार का डिपो बना देगा जो महज 600 से 700 किलोमीटर रहेगा उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से। वो यहां पाकिस्तान में डिपो बना देगा बाई रोड, वाया पीओके, वाया रेलवे लाइन। माल तो वो घसीट लेगा, आप कहां से लाओगे? आपके जो जहाज आएंगे वो 20 घंटे में आएंगे। कितना आएंगे? क्या चाइना के सामना फेस करने की औकात इजराइल की रहेगी? क्या इजराइल फेस कर पाएगा? तो इस तरह की जो आप हरकतें कर रहे हैं, आप हालात को और ज्यादा कुशीदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम एक बैठक और करेंगे, तो आप उस बैठक को फोकस करो ना, उस बैठक के लिए प्लान करो, गिव एंड टेक पे बात करो। आप उस मुद्दे से भाग क्यों रहे हो जिस मुद्दे पे आपने ये कहा था कि ये 10 पॉइंट हमको मिले हैं और इसी पे हम सीज फायर कहते हैं करते हैं, इस पे बहुत जल्दी बात होगी। तो जब बैठक हुई तो 10 पॉइंट से तो आप नकार गए। आपने सीधा सीधा बोल दिया, सीधे सीधे आपने बोल दिया हारमूज खोलो और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको दो और सारे प्लांट अपने न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करो। अरे वाह, अगर यही करना होता तो क्या वो 40 दिन लड़ता? और आप होते कौन हो बोलने वाले? उसने एंटिटी साइन किया हुआ है आईएईए की, उसने साइन किया हुआ है और उसी में लिखा हुआ है कि आप 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसने 60% तक इन्वेस्टमेंट कर लिया, ऐसा तो नहीं उससे अगेंस्ट गया है। और 2015 में जब बराक ओबामा ने एक एग्रीमेंट साइन किया था,
उसमें भी वही चीज थी, कोई उससे अलग उसने किया नहीं। अब क्योंकि खतरा है इजराइल को, इजराइल की नीयत है गंदी, वो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है, जमीनें कब्जा कर रहा है वो, तो उसका जुल्म आप नहीं देख रहे हो। वो जो कर रहा है उसको आप जेनोसाइड नहीं बोल रहे हो। आपके सीआईए के एजेंट, मोसाद के एजेंट कुर्दों के साथ हथियार लेकर के ईरान के अंदर हालात खराब कर रहे थे, और जब उनको ईरान ने मारा तो आप उसको जेनोसाइड बोल रहे हो। लाखों लोग मर गए गाजा में, वो जेनोसाइड नहीं था। अभी लेबनान में मारा, पूरी दुनिया गाली दे रही है, पूरी दुनिया में। अब हमारे यहाँ का तो खैर हम बोल सकते नहीं कि हमारी सरकार क्या कह रही क्या नहीं कह रही, लेकिन हम उसकी निंदा करते हैं एज ए इंसानियत, कि आप बच्चों को, औरतों पे हमला कर रहे हो। पूरी दुनिया ने निंदा की है, लेकिन अमेरिका से एक आवाज नहीं आई। वो जेनोसाइड नहीं दिख रहा आपको। अमेरिका ने, इजराइल ने कितने न्यूक्लियर बम बना लिए, आईएईए का मेंबर भी नहीं है वो, तो उससे सवाल नहीं हो रहा तुमने क्यों बना लिया। और घूमते टहलते आप आ गए लास्ट में कि हमको ईरान का तेल चाहिए, वेनेजुएला का ले लिया, ईरान का चाहिए, इसके बाद क्यूबा का नंबर है। तो मतलब आप खुल के एक गुंडागर्दी कर रहे हो। 80 के दशक में जो पिक्चरें आती थी, अब पिक्चरों में आता था बंदूक लेकर के डकैत, 4-6 आते थे घोड़े से, और साहूकार के ऊपर बंदूक तान करके ये हमको दो, चलो लाओ, और साहूकार सब दे देता था। वही काम अमेरिका मिडिल ईस्ट में कर रहा है, वही काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये चीज नीचे लेवल पे हो, माफिया गिरी, इलाहाबाद का माफिया कौन, कानपुर का माफिया कौन, बॉम्बे का माफिया कौन, दिल्ली का माफिया कौन, कौन सी गैंग है, वो क्रिमिनल है। वो नेशनल लेवल का मैटर है, किसी भी मुल्क का मैटर है। ये किसी भी देश में जाएंगे, ये एक ही उनके लिए रूल है कि वो क्रिमिनल है, जो बंदूक के दम पे वसूली करते हैं। और जब यही चीज जियो पॉलिटिक्स में होती है, वसूली आप कर रहे हो बंदूक के दम पर, हथियार दिखा कर, डरा करके, ब्लैकमेल करके, वो क्राइम नहीं है। न तो उसकी कोई जेल है, न उसका कोई दरोगा है, न कोई जज इसका होता है। आपकी मर्जी, आप चाहे जो करो। तो जिस तरीके से इन्होंने ईरान को कैप्चर करने की कोशिश की, उसमें नाकाम होते चले गए। अब उनकी वाइफ का नाम आ गया, उसमें वो तिल मिलाए हुए हैं। पता नहीं कहां कहां का गुस्सा है जो वो ईरान पर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मुमताज भाई, एक बात तो आप मान लीजिएगा, पूरी जिंदगी के जितने गुनाह किए हैं ना इसने, वो सारी जिल्लत उसको ईरान की चौखट पे मिलेगी। आप वेनेजुएला तक सरताज थे, आप अपने आप को खुदा मान लिए थे कि जिस मुल्क को आप जो कह दो वो एकदम सर झुका के यस बॉस, यस सर। अब आप तो ऐसी लाइन के आदमी हो, तो आप किसी की बीवी को भी ऑफर कर दो, वो भी चार्ज दे देगा, ले भाई ले जाओ, हमारी जान छोड़ो, हमारी जान बचे। जिस लाइन के आप आदमी हो, ऐसे प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सीन फाइल की आप वीडियोस देखिए, किस तरह का हैवान और जानवर है ये, और बात करता है इंसानियत की। इसके तो मुझसे पसंद नहीं आती हमको जब ये ह्यूमैनिटी की बात करता है। ईरान के लोग बड़े परेशान हैं, हम उनको आजादी दिलाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को कैद में रखा था तुमने, हैवानों की तरह उन पे टूट पड़ते थे, उनको तुमने काट के खाया भी उनके गोश्त को। उससे बड़ा कौन हैवान है? आज की डेट में जब ईरान तुमको दे रहा है बराबर से, तुमको यकीन नहीं था कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। जब वो मारेगा तुम तड़पने लगे। ईरान ने तो किसी से नहीं कहा हमको मदद दे दो। कोई एक स्टेटमेंट ईरान का निकाले, कोई दिखा दे कि हाँ हमारी मदद करो, हमारी मदद को आओ, किसी का नाम लेके बुलाया हो या जनरली बुलाया हो। और तुम तो मार खाने के 5वें 6वें दिन से बुला रहे हो, आ जाओ ब्रिटेन तुम आ जाओ, जर्मनी तुम आ जाओ, फ्रांस तुम आ जाओ, नाटो तुम आ जाओ, यूरोपियन नेशन तुम आ जाओ, और सब लोग मिलो, हम लोग हुरमुज खोलते हैं। सुपर पावर तुम हो, मदद दूसरे की मांग रहे हो। कमजोर ईरान था,
उसने बिना मदद के मारा। तुम और तुम्हारा एक चिरांडू था, सुपर पावर फर्जी बना बैठा हुआ था, इजराइल नेतन्याहू, हमारे कुछ बेवकूफों का दूसरा नाजायज बाप, दोनों को मारा, लेकिन किसी की मदद नहीं मांगी उसने। तो मुमताज भाई, अब जो ये फ्रंट खोल रहे हैं, ये एक साथ चाइना और रशिया दोनों को चैलेंज कर रहे हैं। और हमको तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी इज्जत से बैठक करके ईरान को दिफा करके पतली गली से निकल जाएंगे, क्योंकि इनको अपना वहां पर भी मुसीबत देखनी है। ये तब तक ये हरकत चालू रखेगा जब तक उधर उसका कब्जे वाला चलता रहेगा लेबनान में। इजराइल को ब्रेक थ्रू दे दिया है, जाओ लेबनान में कब्जा करो, मारो, खत्म करो। कई कई गांव उसने उड़ा दिए डायनामाइट से खाली करवा के। क्यों उड़ा रहे हो लोगों के घर? ताकि लोग आगे वापस रह न सके। एक मर्तबा इनके मिनिस्टर ने, स्मॉटिश ने, और एक और इसका है जहरीला, इन दोनों ने कहा था कि अब इसके बाद टर्की का नंबर है। तो अर्दोगान तड़पने लगे। अर्दोगान ने कहा कि हम हमला करेंगे। अरे अल्लाह तुमको दे, ये नेमत दे ही दी तुमको, तुम्हारे दिल में इतना जज्बा पैदा ही कर दे, तुम्हारा हौसला बड़ा एक झौवे के बराबर कर दे कि तुम हमला करो, ईरान के साथ आओ। तो एक बार तुम आ जाओगे, सारा मसला मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा। तुम आओ तो हिम्मत तो करो, तुम्हारी आवाम तो लड़ने को तैयार है, तुम्हारी आवाम तो फुट ऑन ग्राउंड करने को तैयार है। लेबनान की आवाम भी फुट ऑन ग्राउंड करने को तैयार है, जॉर्डन की आवाम भी फुट ऑन ग्राउंड करने को तैयार है। एक बार तुम उस पर धराशायी करो, तो जो इनके इलीगल सेटलर के बने हैं, एक बार उसको भी तो बारूद सोड़ाओ, उसको भी तो दर्द हो कि उसकी बनाई हुई दुनिया जब कोई उजाड़ता है तो कैसा लगता है। तो मुमताज भाई, अभी जब चढ़ाई इनके ऊपर चाइना और रशिया की होगी, तब ये फिर 2 कदम पीछे भागेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका के नसीब में और जलील होना लिखा है। अभी ये और जलील होगा। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, ये सही है। और जिस तरह के हालात ये पैदा कर रहे हैं, एक अच्छा तजिया आपने किया। हालांकि आज आप बड़ा सख्त है, राशिद साहब को जुमले ऐसे आए हैं, लेकिन चूंकि जुमले जो है वो इसलिए भी आते हैं कि जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सतह तक ये न जाने जबान को क्या हो गया है, किस तरह की पॉलिटिशियन जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आज देखिए कि कम से कम आप जब किसी ओहदे पे बैठे हैं तब तो ऐसी जबान न बोलिए। ऐसा लग रहा है शर्म और हया ये तमाम चीजें बेमानी हो गई हैं। हर कोई, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कैसा ट्वीट कर रहा है, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। टपोरी भी शायद नहीं करते उस तरह के ट्विटर में, कि कहीं ऐसा ना हो भाई ट्वीट है कि रिटर्न में चीजें जा रही हैं, वो बोल रहा है ऐसे। यानी इस तरह की शर्मनाक। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल वाहिद साहब, जो कि कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पे अच्छी नजर रखते हैं, रिसर्चर हैं अगर कहें तो गलत ना होगा। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और बहुत ही बैलेंस और बहुत ही सही तजिया करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अब्दुल वाहिद साहब से कि आपसे भी मैं चाहता हूं कि अपडेट दें, क्योंकि अभी भी हालात जो है वो अच्छे नहीं, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईरान ने भी कहा है कि अगर तुमने हमारे किसी भी बंदरगाह को, किसी पोर्ट को नुकसान पहुंचाया तो फिर इलाके में कोई पोर्ट महफूज नहीं रहेगा। ये आप देखिए, उन्होंने कहा फारस की खाड़ी में कोई पोर्ट महफूज नहीं रहेगा। ये उन्होंने साफ साफ ईरान ने जवाब में कह दिया। लेकिन बहरहाल ऑल ओवर जो है वो कैसे देख रहे हो? राशिद साहब ने शायद इजराइल के अंदर की सूरत हाल, क्योंकि इतवार को समाप्ति, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, क्या हुआ, गए नहीं गए, या फिर साहब की जंग अभी रुकी नहीं, यही हुआ होगा कि साहब बातचीत जो है बनी नहीं, यही, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है, मैं समझता हूँ। जी अब्दुल मुमताज भाई, एक एफिडेविट दिया है
कि नेतन्याहू कोर्ट आ नहीं सकते हैं, कि उनकी जान को खतरा है। जी, वही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि सवाए बचने के, जान को खतरा क्यों है? क्यों आप हमला कर रहे हो लेबनान पे? क्यों अभी जंगबंदी के बावजूद गाजा में लोगों को मार रहे हो? तो बहरहाल मुझे पता है कि ये होना था। बहरहाल अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका, और ऑनरेबल पैनलिस्ट जनाब राशिद साहब का, और जितने व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं आपको, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है मुमताज़ भाई, वो इंतहाई अफसोसनाक भी है और अंदोहनाक भी है, दोनों है। और एक तरह से जो है आई ओपनर है उस पूरे सोसाइटी के लिए, जो लोग थोड़ा सा अक्ल फ़हम या फिर शऊर रखते हैं, या जो लोग इसको जो है खुर्रे अर्ज़ को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। असल मसला क्या है? असल मसला वही है कि आप देखिए, अगर हम इब्तिदा से ही देखें तो इस वक्त जो है उसको आप छोड़िए, मैं अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट पे आता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा है वाइट हाउस के अंदर, और वहाँ जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, और उसमें वो डिफेंड कर रहा है, और उसने बोला है कि मैंने अमेरिकन नेवी को ऑर्डर्स दे दिए हैं और उन्होंने ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। इट मीन्स दैट कि ब्लॉकेड का जो प्रोसेस था कि इसके कब होगा शुरू, वो शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उसका बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी जो उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ है उसके अंदर उन्होंने फॉर्मली इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। बहुत सारे चैनल इस वक्त चला रहे हैं दुनिया के। पहला डेवलपमेंट तो ये है। दूसरा ये है कि क्या ईरान बर्दाश्त करेगा, क्या रशिया बर्दाश्त करेगा, क्या चाइना बर्दाश्त करेगा? राशिद भाई ने इस पर काफ़ी अच्छी रोशनी डाली, और आपको मालूम होगा कि अभी कुछ देर पहले, आज ही जो है, शायद सुबह के दौरान भारतीय वक्त के मुताबिक 11-12 बजे के आसपास चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान आ चुका है कि वो इस तरह के किसी भी ब्लॉकेट को जो है डिस्करेज करेंगे। और दूसरी बात आप देखिए कि जब से पॉज लगा है तब से चाइनीज़ कार्गो प्लेन का ओवर ए डजन ईरान के अंदर लैंड किया है उन्होंने। तो क्या वो सिर्फ ऐसे ही आ गए हैं? सिर्फ कार्गो प्लेन खाली थे आगे? क्या उसके अंदर हथियार वगैरह नहीं होंगे? तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्या उनको मालूम नहीं है कि ये लोग कितने सीरियस हैं बातचीत के लिए? दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ये बातचीत हो रही थी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मीडिया दिखाने की कोशिश करता है, और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि भाई बातचीत नाकाम हो गई। सवाल ये है कि ये कोई छोटा मसला नहीं है कि आप बैठेंगे और पहली ही मीटिंग में सॉल्व हो गई, उसका फ़ौरन रिजल्ट आ जाएगा। ये 8वीं 10वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि आप बैठे रिजल्ट आ गया। इसके लिए कई सारी मीटिंग्स के दौर होते हैं, सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। फिर दूसरे ये कि जो शख्स बातचीत के लिए आ रहा है, क्या उसको कोई अथॉरिटी देकर डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था? ऐसी कोई अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। तकरीबन 6 या 7 मरतबा उन्होंने मीटिंग के दौरान फ़ोन किया। इस्लामाबाद की बहुत सीरियस कोशिश थी कि दोनों फरीक आमने सामने बैठें। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि अमेरिका के किसी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल के साथ ये लोग आमने सामने बैठे। आपको याद होगा जब JCPOA बराक ओबामा के दौर में उस पर साइन हुआ था, हसन रूहानी साहब प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग थी। पूरी दुनिया जानती है कि सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, UNGA बोलते हैं जिसको। हसन रूहानी साहब मौजूद थे, बराक ओबामा मौजूद थे, लंच का टाइम था, तो वो लोग जो है वहाँ पे, बराक ओबामा ने अपने बंदे को भेजा कि भाई रूहानी साहब से बोलिए कि 2-4-10 मिनट के लिए आ जाएं, हम लोग कहीं बैठ लेते हैं। रूहानी साहब ने बोला कि भाई नहीं, ये मौजू वक्त नहीं है, अभी मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। इवन उन्होंने बराक ओबामा के साथ वो डील साइन होने के बावजूद खड़े होना भी मुनासिब नहीं समझा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो अब जो है इसमें जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो इन दोनों को सामने ले आया टेबल पे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये एक संजीदा कोशिश थी। सबसे बड़ी चीज क्या है इसकी, जिसको जो है समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल क्या है कि जब आप एक अथॉरिटेरियन जो है रूलर की तरह बिहेव करते हैं, जबकि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो जब आप अथॉरिटेरियन रूलर की तरह बिहेव करते हैं तो फिर और कौन सा मुल्क है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने अपने आप ऐसा इनिशिएटिव लिया होगा।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ना कुछ प्रेशर बिल्डअप किया होगा या कुछ ना कुछ बात हुई होगी। ईरान क्यों आया करने बात? ईरान इसलिए आया बात करने कि एक तो एग्जैक्ट नेबरहुड के अंदर है पाकिस्तान, दूसरे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने क़याम से लेकर आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इसराइल के साथ किसी भी तरह के उसके सफारती या फिर उस तरह के रिलेशंस नहीं है। कुछ जनरल्स बीच बीच में आए, मुशर्रफ जैसे, जिन्होंने जो है कुछ कोशिशें की, लेकिन जो है वहां की आवाम ने उसको जो है होने नहीं दिया। तो ये जो है, तो एक जो है ईरान को भी एक कंफर्ट जोन मिल रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है एग्जैक्ट नेबरहुड में है और पाकिस्तान एज ए विलन ईरान के अंदर नहीं देखा जाता। आपने देखा होगा कि जिस वक्त बातचीत चल रही थी, तेहरान, मशहद, कुम और बहुत सारे ईरान के शहरों में पाकिस्तान और ईरान दोनों के झंडों के साथ ईरानी अवाम सड़क पर थे और वो जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको एतमाद था कि और मुल्क कैसे भी हो लेकिन पाकिस्तान ईरान को धोखा नहीं देगा। और आप देखिए कि जिस तरह से ईरानियन डेलीगेशन को पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो एयरफोर्स है, वो एस्कॉर्ट करके ले गई, उसके बाद उनको ईरान के अंदर एस्कॉर्ट करके जिस तरह से लाई है, तो ये इस बात को बताता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की महाजराई ईरान के साथ नहीं चाहता। वो सीरियस था, भले ही उसका इस्तेमाल अमेरिका ने या फिर सऊदी अरब या जिस किसी ने भी किया हो, लेकिन एक ट्रस्ट दोनों के दरमियान है, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। क़यादत चाहे किसी की भी रहे, इमरान खान रहें या फिर शहबाज शरीफ रहें। अब आप देखिए कि वो जो वीडियोस वायरल हैं, आप देखेंगे कि जब जेडी वेंस आ रहे हैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एस्केलेटर से, तो उस दौरान आप देखिए कि वो गले मिलने की कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ से और शहबाज शरीफ लिटरली उसको रोक रहे हैं हाथ से। और वहीं पे कालीबाफ साहब हैं, किस तरह से गले मिले हैं लोग। तो आप देखिए कि वो जो जेस्चर है वो ये दिखाता है कि हम किसके ज्यादा करीब हैं। जो मिलिट्री चीफ है वो सूट बूट में ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव करने नहीं गया, वो अपने औकात में गया है, वो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में था वहां पे। तो वो ये दिखाने के लिए कि मैं जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है, तो वो पूरी हकीकत पसंदी के साथ पाकिस्तान ने ईरान का वहां स्वागत किया और वो लोग डायलॉग टेबल पे बैठे। तो डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऐसा हो गया। डिसअपॉइंटमेंट का लम्हा अमेरिका के लिए है। क्यों? क्योंकि अब कौन यकीन करेगा? अब अगर आप आगे फंसते हैं तो अब कौन सा मुल्क है जो अपना वक़ार मजरूह करे? क्योंकि आप तो फौरन आते हैं घोड़े पे सवार, भाई साहब मैं फौरन आया, मेरे पास 20 घंटे का या 40 घंटे का इतना टाइम है, फौरन आऊंगा, बैठूंगा, बातचीत होगी, निकल लूंगा यहाँ से। ऐसे बातचीत नहीं होती है इस तरह के उस पे। तो क्या वाकई ये लोग संजीदा थे बातचीत के लिए? संजीदा नहीं थे। संजीदा क्यों नहीं थे? अगर वो बातचीत हो रही थी तो फिर पूरी दुनिया बता दे, बड़े से बड़े तज्जिया निगार बता दें कि जैरेड कुशनेर की उस वक्त जो है वहां पे रहने की क्वालिफिकेशन क्या है, सिवाय इसके कि वो एक यहूदी है, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। उसके अलावा बता दे कोई कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति नहीं बने थे, जैरेड कुशनेर को दुनिया में कोई जानता था? कभी उसको किसी ने सीरियस लिया है? तो सवाल यह है कि इस तरह के लोग जब भेजे गए और खुद जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट है वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहा है कि जी कालीबाफ साहब ने ये वाला पॉइंट लाए हैं, अब इसके ऊपर बताइए क्या मैं बोलूं। भाई जब आपको कुछ भी जो है हुकूक दे करके भेजे ही नहीं गए वाशिंगटन से, तो फिर आप बातचीत करेंगे तो उसका आउटकम निकलेगा कैसे? फिर दूसरे जो अब्बास इराक्ची साहब का बयान जो कुछ बीबीसी वगैरह ने नशर किया है, जो कल से जो है, अगर मैं उसको सही मान लूं, हालांकि मैं इन सबको गोदी मीडिया मानता हूं, लेकिन अगर 1-8% भी सही मान लूं, तो अगर मीडिया के अंदर ये चलाया जा रहा है कि ये बातचीत इसलिए नाकाम हो गई कि भाई इसराइल नहीं था, तो फिर जैरेड कुशनेर कौन था? विटकॉफ कौन था वहां पे? और जैरेड कुशनेर अचानक मीटिंग के अंदर दाखिल हुआ है बीबीसी के अंदर। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है अब्बास इराक्ची साहब की पब्लिश की है। बीबीसी का कहना यह है कि ये अब्बास इराक्ची साहब ने ऐसा बताया, पता नहीं बताया नहीं बताया। तो अब जो है अब्बास इराक्ची साहब ने अगर ये बोला है तो बाकी अफसोसनाक बात है कि मीटिंग चल रही है उपराष्ट्रपति से, अचानक बीच में आधे घंटे के बाद कोई आदमी दाखिल हो जाए। कहीं आपने देखा है ऐसे? तो अब जो है, और उसके पास मोबाइल था, मोबाइल के अंदर जो है वो जो है नेतन्याहू था और उसने वो फोन पकड़ा दिया उसको, जेडी वेंस को। अब आप बताइए कि एक तरफ कहा जाता है कि नहीं नेतन्याहू डायलॉग में मौजूद ही नहीं था, इसराइल मौजूद ही नहीं था, तो फिर ये जैरेड कुशनेर जो है मोबाइल पर नेतन्याहू को लाइव रख करके कर क्या
रहा था उसमें। और अगर मीटिंग हॉल के अंदर ये सब हो रहा था और अगर ईरान उस पर नाराज हुआ है, बरहम हुआ है, तो ईरान तो बहुत बड़ी चीज है। एक आम आदमी हो उसको आप इस तरह से करके आप देखिए, वो आपसे लड़ जाएगा। ईरान सिविलाइज्ड कंट्री है, उसने फिर भी जो है उन्होंने कोई फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसा नहीं कि उनके पास जबान नहीं है। जैसे ही वहां से निकला इस्लामाबाद से जेडी वैंस अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, जो लोग वहां पे थे, ये चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरानियन एम्बेसी में कर लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि कुछ मेहमान होने के आदाब होते हैं। पाकिस्तान मेजबान है, उसका वकार जो है मजरूह करना नहीं चाहता था ईरान का डेलीगेशन। तो ये जो सिविलाइज्ड कंट्री है वो जो है जानता है बारीकियां क्या होती हैं सिफारतकारी की। और फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है क्या कि वो 13,000 की मिलिट्री पाकिस्तान ने भेजी है सऊदी अरब के अंदर, और आप देखिए वो अगला टारगेट ईरान पे करेगी। भाई किसने बताया ही ये एनालिसिस किसका है? वहां सिनेरियो दूसरा है। अब सिनेरियो जो 24 घंटे के अंदर चेंज हुआ है, जैसा राशिद भाई ने बताया था भी, कि तुर्किया जो है वो जो है उसने भी वार्निंग दी है इसराइल को, लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है। और इसराइल लेबनान के अंदर रुकेगा नहीं, वो सीरिया के अंदर चढ़ाई करने वाला है, ये आप देखिएगा। तो अगर इसराइल सीरिया के अंदर चढ़ाई करता है तो क्या तुर्किया चुपचाप बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा, रिएक्शन होगा। तो अगर तुर्किया वगैरह का रिएक्शन होता है तो और सऊदी अरब पे या इस पे कोई फॉल्स फ्लैग इसराइल का ऑपरेशन ना हो, इसको रोकने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां पे तैनात है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए तैनात नहीं है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान जो है, सऊदी अरब, आप जानते हैं कि सऊदी अरब के वली अहद के लिए किस तरह के नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, क्या क्या बोला था उसने। तो अब जब उसने किया था तो सऊदी अरब के ताल्लुकात इस वक्त अमेरिका से बेहतर नहीं है। इंटरनल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि सऊदी अरब चाहता है कि सारे के सारे बेसेस, सारा बोरिया बिस्तरा अमेरिका का समेट दे। तो इस वक्त पूरे उसके जितने महल हैं बादशाहों के, उसके अलावा जितने मकामाते मुकद्दसा हैं, खासतौर पर मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा, इन दोनों पे मिलिट्री पाकिस्तान की है। उसके अलावा रियाज वगैरह ये सारे का सारा कंट्रोल पाकिस्तान ने संभाल लिया है कल से। उसके अलावा पाकिस्तान के एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो बहुत जल्द अमेरिका की एयरफोर्स और ये सारी सऊदी अरब छोड़ के भागने वाली है। तो अब जो है वो कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो, चूंकि वहां पे बादशाहत है, उनकी अपनी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कोई भी मोनार्की अपनी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं रखती, क्योंकि जनरल अगर मजबूत हो गया तो बादशाह का तख्त उलट देगा, खुद ही बादशाह बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान का, तो वहां पे पाकिस्तान इसलिए गया है, पाकिस्तान किसी ईरान पर अटैक करने नहीं गया है। इसका बेनिफिट पाकिस्तान को ये होगा कि जो यूएई है, जो वो अपने कुछ पैसे उसने पाकिस्तान को दिए होंगे, वो जब वापस मांग रहा है तो पाकिस्तान के पास नहीं है पैसे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क नहीं है, तो उसको अराउंड 5 और 6 बिलियन का जो है इमदाद सऊदी अरब और कतर मिलकर के दे रहे हैं। उसमें से कुछ मिलियन डॉलर्स वो यूएई को चुका देगा, ताकि किसी तरह से वो जो है अपनी गर्दन छुड़ा ले यूएई से। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, तो पाकिस्तान की कोशिशें इसलिए हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को इस तरह से देखा जाना चाहिए, और बाकी जो है बातें आएंगी तो वो फिर मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। जी मुमताज।